हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th का जो पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन। पौधों में पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशंस इन ए प्लांट्स। पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए यह पदार्थों के अंदर पौधों के अंदर दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं। पहला जाइलम उत्तक और दूसरा फ्लोएम उत्तक। कल मैंने ये पढ़ाया भी था। जाइलम यह पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को पौधों के पत्तियों तक ले जाने वाला उत्तक होता है। यह ऐसे तरह के कार्य करते हैं जिसमें सर्वप्रथम जड़ के द्वारा अवशोषित जल को कंडक्टिंग करके, परिवहन करके वो पत्तियों तक ले जाते हैं। यह पौधों के जड़ कैसे जल को अवशोषण करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जड़ द्वारा जल का अवशोषण। पौधों के जड़ को देखें तो जड़ के अलग अलग भाग होते हैं। सबसे पहला आगे के तरफ जड़ का रूट कैप अर्थात जो मूल गोप, इसको क्या कहते हैं, रूट कैप या मूल गोप होता है। जो मूल गोप यह कठोर तरह की रचना होती है और मृदा कणों के अंदर घुसने में जो है सहायता करती है। इसके ऊपर होता है वृद्धि प्रदेश, ग्रोथ रीजन, वृद्धि प्रदेश या ग्रोथ रीजन। यह तेजी, यहाँ पर विभोज्य उत्तक की मात्रा सबसे अधिक होती है। जो विभोज्य उत्तक की कोशिकाएं बार बार विभाजित करके जड़ को लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करती है। इसके बाद होता है मूल रोम प्रदेश या रूट हेयर, इसको हम लोग बोलते हैं। यह रूट हेयर जो होता है यह मूल रोम प्रदेश होता है। मूल रोम प्रदेश, यह प्रदेश से ही जो है मृदा के अंदर संचित जल को पौधे अपने जड़ के द्वारा, मूल रोम के द्वारा अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तथा सबसे ऊपर के तरफ जो होता है वो चौड़ा भाग होता है। इसको हम लोग अस्थाई प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अस्थाई प्रदेश। यह चौड़े और अन्य शाखाओं में बटे होते हैं। जो शाखाओं में बटे होकर के, चौड़ा होकर के उस पौधे को, वृक्ष को भूमि में जमाए रखने का कार्य करते हैं। इसलिए ये हमने आप लोगों को प्राइमरी जानकारी दी कि जड़ के निम्न भाग हुआ। पहला रूट कैप या मूल गोप, दूसरा वृद्धि प्रदेश, तीसरा मूल रोम प्रदेश, चौथा अस्थाई प्रदेश। ये 4 प्रदेश होते हैं। लेकिन पौधे अपने जड़ के केवल मूल रोम प्रदेश द्वारा ही मृदा के अंदर जमे हुए जल को अवशोषण करने का कार्य करता है। इस मूल रोम को मैंने ऐसे बनाया है। ये मूल रोम के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग इस मूल रोम में मेटा जाइलम, यहाँ पर लिखा था मैंने मेटा जाइलम। इस मूल रोम के चारों तरफ मृदा के कण फैले होते हैं। यह मृदा के कण के चारों तरफ जल का लेयर होता है। उस जल को हम केशिकत्व जल या कैपिलरी वाटर कहते हैं। इस वाटर में ही यह पोषक तत्व या कार्बनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। जो घुलित अवस्था में पाए जाने के कारण यहाँ पर जड़ के बाहरी भाग, मूल रोम के बाहरी भाग
एक अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति कार्य करता है और अंदर के तरफ मूल रोम के जो कोशाद्रव्य है वह कोशाद्रव्य की सांद्रता बाहरी केशिकत्व जल की सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है। तो यहाँ कम सांद्रता वाले केशिकत्व जल अंतः पराश्रित होकर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा मूल रोम के कोशाद्रव्य के अंदर चले जाते हैं। इस क्रिया को हम अंतः परासरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अंतः परासरण। इस अंतः परासरण या इंडोएस्मासिस के द्वारा मूल रोम का भागी मृदा के केशिकत्व जल को अवशोषण करने का कार्य करता है। अवशोषित जल जो होते हैं ये कोशाद्रव्य के मूल रोम के कोशाद्रव्य के अंदर जाते हैं। तो कोशाद्रव्य के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ने लगती है। जिस जल की मात्रा बढ़ने से यह क्रमशः एक दूसरे के तरफ स्थानांतरित होने लगते हैं। जो स्थानांतरण इस कोशाद्रव्य में एक प्रकार का दाब डालता है। इस दाब को हम लोग स्फीत दाब कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? स्फीत दाब, टर्जिटिव प्रेशर। यह टर्जिटिव प्रेशर के माध्यम से इन जलों के अणुओं के ऊपर एक प्रकार का दाब उत्पन्न होती है, जिस दाब से यह बल्कुट के या कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस के अंदर ये जो है एपिब्लेमा इसमें होता है। इस एपिब्लेमा से होते हुए यह गट सेल या कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के अंदर जो है चलता रहता है, जिसमें जल के अणु क्रमशः एक दूसरे से जो है ये ढकेल करके अंदर के तरफ ये चला जाता है, जहां पर एक प्रकार का यह डीपीडी अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट डीपीडी दाब उत्पन्न होती है, जिस दाब के कारण ही यह जाइलम के अंदर इंडोडर्मिस के अंदर जाइलम के पैथ सेल्स, ध्यान दीजिएगा कौन सा कोशिका बोल रहा हूं, पैथ सेल्स या पथ कोशिका में प्रवेश करती है। जो पथ कोशिका में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे ये जाइलम ऊतकों के अंदर चली जाती है। यह प्रक्रिया समझ में आया आप लोग? ये हमने अब तक यहाँ तक जो है केवल ये बताया हूं कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है। जड़ द्वारा जल के अवशोषण की प्रक्रिया में हमने बताया पौधों के जड़ के 4 प्रदेश होते हैं। मूलगो वृद्धि प्रदेश, मूल रोम प्रदेश, अस्थाई प्रदेश। मूल रोम यह रूट हेयर मृदा के कणों के बीच फैला होता है। मृदा के कणों के चारों तरफ जल का एक स्तर होता है। इस जल के स्तर को हम केशिकत्व जल कहते हैं। जो केशिकत्व जल की सांद्रता अपेक्षा कम होती है और मूल रोम एक अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति कार्य करता है, जिसके अंदर का मूल रोम द्रव्य जो होते हैं उसकी सांद्रता अधिक होती है। तो कम सांद्रता से अणु अधिक सांद्रता के तरफ बाहर से अंदर आ रहा है, जिसको अंतः परासरण कहते हैं। इस अंतः पराश्रित होकर के जड़ के अंदर मूल रोम के अंदर जल समाहित हो जाता है। इस जल के समाहित होने से मूल रोम में जल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिस जल की दाब की मात्रा बढ़ने से कोशिकाओं पर एक प्रकार का दाब होता है, जिसको हम टर्जिटिव प्रेशर या स्फीत दाब कहते हैं। इस स्फीत दाब के कारण जल के अणुओं के ऊपर दाब पड़ता है, जो एपिब्लेमा से होते हुए जल कॉर्टेक्स बल्कुट भाग की कोशिकाओं में क्रमशः जाता है और यह अधिक से कम के तरफ स्थानांतरित होकर के
यह जल दाब पर एक प्रकार का डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट्स, दाब उत्पन्न होने से यह जल का बहाव होता है, जो जल यह संवहन मंडल के जाइलम के ऊपर के तरफ पथ कोशिकाओं के माध्यम से यह जाइलम ऊतक के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो जाइलम ऊतक के द्वारा ही यह क्रमशः कंडक्टिंग होती रहती है, ऊपर के तरफ प्रसारोहण होता रहता है। यहाँ कंफर्म हुआ, समझ में आया? ध्यान कहाँ से कहाँ तक? ये क्या मैं बोला? अंतःप्राशन, अंतःप्राशन से यहाँ पर आपका ये डिफ्यूजन, स्फीत दाब, स्फीत दाब से जो है ये कॉर्टेक्स सेल से जो कहाँ पहुँचा? पैट सेल, यहाँ पर लिखा हो पथ कोशिका है, पथ कोशिका में पहुँचा, पथ कोशिका से जाइलम के अंदर पहुँचा। अब जाइलम से ये अंदर के तरफ जाने के बाद यहाँ पर यह पादपों के अंदर इस जाइलम से पौधों के अंदर ऊपर जड़ कैसे, जल जो है कैसे चलता है, इसमें ये अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ हद तक इन जाइलम ऊतकों के माध्यम से जल व खनिज लवण घुलित अवस्था में जल के अंदर मूल दाब के द्वारा ऊपर के तरफ चलता है। मूल दाब या रूट प्रेशर एक प्रकार का उत्पन्न करता है, जिसको हम प्रयोग के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे एक स्वस्थ गमला युक्त पौधा में, इस गमले युक्त पौधे के जो है ये नीचे के तना भाग को हम काट दें, ये जो है काट दें यहाँ से, और काटने के बाद यहाँ पर जो है हम नीचे के तरफ सैफरानी क्या रख दें, नीम रख दें, जो गुलाबी रंग का होता है, और इस सैफरानीन या जल को ही रख करके यहाँ पर एक प्रकार का ऐसे रबर का ट्यूब लगा दें, ऐसे रबर का ट्यूब लगा दें, और यहाँ के तरफ ऊपर के तरफ ये पारदर्शी शीशे का ट्यूब लगाते हैं, शीशे का ये ट्यूब लगाते हैं। यहाँ रबर की नली लगी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक, यहाँ पर शीशे की नली लगी है। इस शीशे की नली पर मिलीमीटर का चिन्ह बना हुआ है, इसमें HG पारा भर दें, क्या भर दें? HG पारा भर दें। यह पूर्णतः जो है भरा हुआ है। यहाँ पर भरने के बाद से जो है पारा भरने के बाद इसको हम लोग ऊपर के तरफ छोड़ दें, और कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि पारा का प्राथमिक रीडिंग, प्राथमिक सूचकांक इस बिंदु पर है, तो कुछ समय पश्चात ये सूचकांक बढ़ करके यहाँ तक चलता है, अर्थात ये बढ़ करके यहाँ तक। जिस दाब के द्वारा जल नीचे से ऊपर के तरफ चढ़ रहा है, उस दाब को हम लोग रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। इस मूल दाब के द्वारा ही इस जाइलम के वाहिकाओं में जल एक प्रकार के दाब के द्वारा क्रमशः नीचे से ऊपर के तरफ चढ़ता जाता है, जो कुछ दूर तक ये जा सकता है मूल दाब के द्वारा। पूरा नीचे से ऊपर तक नहीं, लेकिन कुछ दूरी तक ये जो है जा सकता है, जिसको हम लोग
ये इस दाब के द्वारा स्पर्श करते हैं। आपसे पूछा जाए मूल दाब क्या है, तो क्या लिखेंगे कि पौधों के तना के कुछ भागों को काट करके इसको गमला के अंदर पानी भर दें और पानी भरने के बाद ऊपर के तरफ रबर का ट्यूब लगा दें। उसके बाद ये ग्लास का ट्यूब लगाएं और ग्लास के ट्यूब में पारा भर दें। पारा भर करके ऐसे चित्रानुसार हम लोग जो है चित्रानुसार प्रयोग को सजा करके रख दें, तो देखेंगे कि पारा का प्राथमिक रीडिंग एक निश्चित बिंदु पर है, लेकिन कुछ समय पश्चात इस रीडिंग का अवलोकन करें तो ये रीडिंग बढ़ करके ऊपर चला जाता है। अर्थात जिस दाब के द्वारा इसमें का जल स्तर ऊपर जा रहा है उस दाब को ही हम लोग मूल दाब कहते हैं। इस मूल दाब से ही क्रमशः पौधों के जाइलम ऊतक के द्वारा जल व खनिज लवण घुलित अवस्था में नीचे से ऊपर के तरफ जो है जाता रहता है। इस दाब को हम लोग क्या कहेंगे, मूल दाब। क्या कहेंगे इसको, मूल दाब। अब मूल दाब से नीचे से ऊपर के तरफ जल का जाने की प्रक्रिया को हम रसारोहण प्रक्रिया कहते हैं। और ये रसारोहण की प्रक्रिया में या खनिज लवण घुलित अवस्था में जल के साथ ही नीचे से ऊपर के तरफ जो है जाती रहती है। ये ऊपर के तरफ जाने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, इसको हम लोग पहले पढ़ लें। वाष्पोत्सर्जन क्या है उसके बाद। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। TRANSPIRATION, ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण में पौधों के वायवीय भाग पत्तियां व तनाओं के ऊपर रंध्रों के पाए जाते हैं। इन रंध्रों से जल अधिक से अधिक वायुमंडल में वाष्पित होता रहता है। इस जल के वाष्पन को ही हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या हमने बोला, पौधों के वायवीय भाग पत्तियां एवं तनाओं के ऊपर बहुत सा छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों से जल का वायुमंडल में विलीन होना, वाष्पित होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित कुल जल का मात्र 5% जल ही पौधे अपने उपापचय क्रियाओं में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उपयोग करते हैं। शेष जो जल होता है वह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही वायुमंडल में वाष्पित होता रहता है। इस तरह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक जल का वाष्पन होता रहता है। बहुत कम जल ही जो है वह पौधे अपने जैव क्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर पाते हैं। ऐसे में वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता क्या है, इसको हम लोग देखें। वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता क्या है, वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता निम्न है। पहला आवश्यकता है कि पौधे के वाष्पोत्सर्जन से ताप नियंत्रण। क्या होता है, ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण का मतलब
चूंकि पौधों के जाइलम ऊतकों के माध्यम से हर कोशिकाओं से बहता हुआ जल इनके रंध्रों के माध्यम से वाष्पित होता रहता है, जिससे जल का सर्कुलेशन इन पौधों के शरीर में लगातार होती रहती है, जिसके कारण ये पौधे जो है के शरीर का ताप नियंत्रण रहता है और वो तेज गर्मी में भी पौधे झुलस नहीं सकते। अतः ये पौधे अपने वाष्पोत्सर्जन के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रण करने में जो है सहायता करते हैं। दूसरा होता है खनिज लवणों की प्राप्ति। खनिज लवणों की प्राप्ति चूंकि वाष्पोत्सर्जन में जब लगातार नीचे से ऊपर के तरफ खींचता रहता है, इस खिंचाव के कारण उस जल में घुलित हुई खनिज लवण भी होती है, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जो लगातार पौधों के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं और इनके सर्कुलेशन से पौधों के लिए जो कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है वह आवश्यकताओं की पूर्ति, खनिज लवणों की पूर्ति यह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है प्राप्त हो जाती है। तीसरा होता है ये रसारोहण या अतिरिक्त जल का निस्तारण। अतिरिक्त जल का निस्तारण। जो पौधों के अंदर आवश्यकता से अधिक जल होते हैं वह अनावश्यक जल इसी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे अपने शरीर से बाहर की तरफ जो है निकाल देते हैं। चौथा होता है इसमें उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से बहुत ऐसे या अवांछनीय पदार्थ भी पौधों के शरीर से बाहर के तरफ निकल जाते हैं, अर्थात व्यर्थ पदार्थों को निकालने का माध्यम भी वाष्पोत्सर्जन होता है। आपको जान लें कि यह रसारोहण की प्रक्रिया को सक्रिय अवशोषण या सक्रिय संचालन में मदद देती है। कौन सा बोला हमने? रसारोहण। रसारोहण की प्रक्रिया को संचालित करने में सहायक होती है, जिससे नीचे से जल ऊपर के तरफ खिंचाव होते हैं, क्योंकि पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, तनावों के रंध्रों के द्वारा जल का लगातार वाष्पन होता रहता है। उस पत्तियों और तनावों के जगह का खाली यह पाए जाने वाला जो जल होता है वो जल जो है वाष्पित होकर के बाहर जब निकलने लगता है तो अन्य जल की ये जो जगह को भरने के लिए उन कोशिकाओं के आसपास के जल जो वहाँ पर बहते हैं, जिस बहाव से ये नीचे से जल का ऊपर के तरफ खिंचाव होता रहता है, इसको हम रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण की प्रक्रिया में जो है मदद देता है। इतने हमने बोला वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता क्या होती है या उपयोगिता क्या होती है। तो पहला हमने बोला ताप नियंत्रण में सहायक होती है। दूसरा क्या बोला? खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। तीसरा क्या बोला? अतिरिक्त जल का निस्तारण होता है। चौथा व्यर्थ पदार्थों का बहिर्गमन होता है। और पांचवा मैंने बोला रसारोहण की प्रक्रिया में जो है सहायक होता है। ये इसकी महत्व है, इसका वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन को प्रयोग के द्वारा भी जो हम लोग दर्शा सकते हैं। प्रयोग है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन को दर्शाइए, तो इसके लिए आवश्यक उपकरण ये जो है आप लिखेंगे, उसको चित्र बनाएंगे, लिख करके कार्यविधि, कार्यविधि के बाद प्रेक्षण, प्रेक्षण के बाद परिणाम, ये सब जो है प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताया जाएगा।
अब इसके बाद हम लोगों का वाष्पोत्सर्जन में ससंजन तनाव क्या होता है, इसको हम लोग जाने। रसारोहण की क्रिया विधि हम लोगों को कह दिया जाए कि एक बाल्टी पानी लेकर छत पर जाओ, तो आप लोग अपने मन से जो है भरसक ये उसको इग्नोर करेंगे, अनिश्चित करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही कठिन काम है। पानी को भर करके एक बाल्टी में और नीचे से ऊपर चढ़ना बहुत ही कठिन काम। लेकिन पौधे जो है देखते हैं कि भूमि से जल को अवशोषण करके वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कई मंजिले ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक ले जाने का काम करते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अवशोषित जल को नीचे से ऊपर चढ़ाने की विधि को ही हम लोग रसारोहण। यह रसारोहण की प्रक्रिया के लिए कौन सी ताकत है, कौन सा बल है, जिस बल के द्वारा पौधे यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इतने जल को नीचे से ऊपर के तरफ चढ़ाते हैं, इस बल को ही, इस प्रक्रिया को हम रसारोहण करते हैं। और उस रसारोहण की प्रक्रिया को हम कैसे समझेंगे, ये स्टेप वाइज मैं बोलूँगा, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम जड़ के मूल रोम भाग से मृदा के अंदर संचित जल को केशकत्व जल कहते हैं। उस केशकत्व जल को अंतःपराशरण के द्वारा यह मूल रोम के कोशाद्रव के अंदर चले जाते हैं। क्रमशः इनसे ज्यादा सांद्रता वाले अणु, कम सांद्रता वाले अणुओं के तरफ स्थानांतरित होते जाते हैं और इस जड़ के भाग में जल की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। जिस जड़ कोशिकाओं के अंदर एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है जिसको स्फीत दाब कहते हैं। इस स्फीत दाब से जल जो है यह पथ कोशिकाओं के माध्यम से जड़ के जाइलम ऊतक के अंदर प्रवेश करता है। जाइलम ऊतक के पथ कोशिका जाइलम ऊतक के माध्यम से कुछ दूर तक, अभी बोला था मैंने, मूल दाब के द्वारा नीचे से ऊपर के तरफ चढ़ता है। जो जाइलम के अंदर दो प्रमुख वाहिनियां मैंने बोला था, जाइलम ट्रैकिट्स जिसको जाइलम वाहिनियां कहते हैं और जाइलम वाहिकाएं कहते हैं। इन जाइलम वाहिकाएं और वाहिकाओं के अंदर जब जल जाता है तो इस जल के अंदर नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए दो बल कार्य करते हैं, एक ससंजन बल और दूसरा आसंजन बल। ससंजन बल किसे कहते हैं? समान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। जैसे जल को हम ड्रापर से गिराते हैं तो ये जल के कुछ बूंदे जल के तरफ खींचती है, तो जल के अणुओं को खींच रही है, वो समान अणु है, इस बल को हम ससंजन बल कहते हैं। दूसरा होता है आसंजन बल। आसंजन बल दो भिन्न प्रकार के वस्तुओं के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजन बल कहते हैं। जैसे ये तेल का दीपक हम लोग जलाते हैं या मिट्टी वाले दिया जलाते हैं तो उसकी बत्ती उसमें रखते हैं। जो बत्ती ही केवल जो है तेल के संपर्क में रहती है और ऊपर उसकी ज्वाला जो है जलती रहती है, लौ जो है जलता रहता है। देखते हैं आप लोग कि बत्ती के माध्यम से तेल के अणु चिपक करके और ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के वो जल करके नष्ट होता है। ऐसे बत्ती के अणु अलग है, तेल के अणु अलग है, भिन्न अणुओं के बीच ये लगने वाला जो आकर्षण बल है, इस बल को हम आसंजन बल कहते हैं। या आपने जो है एक उंगली को पानी के अंदर जो है डुबोए
तो अंगुली के सतह के ऊपर देखेंगे कि पानी के बहुत से कण जो है चिपक जाते हैं। तो पानी के कण और ये अंगुली के सतह के बीच अणु जो है भिन्न है, और इस भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम यह आसंजन बल कहते हैं। तो इसमें इन जल से जल के अणुओं के बीच ससंजन बल तथा जाइलम वाहिकाओं के और जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल को ससंजन बल कहते हैं। जिस ससंजन और आसंजन बल के द्वारा यहाँ एक प्रकार का बल कार्य होता है, जिससे ऊपर के तरफ रसारोहण होती रहती है। साथ ही यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होने के कारण सक्रिय अवशोषण होता है। सक्रिय अवशोषण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एटीपी से ऊर्जा लेकर के ही जो है यह कार्य संपादित होता है, इसलिए सक्रिय अवशोषण होता है। और इस सक्रिय अवशोषण के कारण यह जैसे ही जल एक जगह खाली होता है वाष्पोत्सर्जन से या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो उस जगह पर खाली हुआ जो है जल को भरने के लिए ससंजन बल से आसंजन बल से यह जल का जो तारतम्य बना है वो तारतम्य जो है वो क्रमशः बढ़ करके जल जो है उस जगह को रिकवर कर लेता है और उस खाली स्थान के जल के द्वारा जो है भरा जा सकता है, जिसके कारण जो है जल नीचे से ऊपर के तरफ जो है ये चढ़ता जाता है। ऐसे सक्रिय अवशोषण के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा इस सक्रिय अवशोषण के द्वारा जो है यह जल नीचे से ऊपर के तरफ चढ़ता जाता है, जिसके संबंध में अलग अलग मत है। आप उस मत के बारे में नहीं आपके बुक्स में दिया है और न जो है न पढ़ाया जाएगा और न जो है आपके ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। उसमें डिक्कन का ये जो है मत है आपका जो है क्लासिकोग्राफी के द्वारा जो है पौधों के रसारोहण के बारे में जो है बताएगा। जगदीश चंद्र बोस का जो है मत है, बहुत से मत हैं, लेकिन हम लोग केवल सक्रिय अवशोषण के माध्यम से जल और खनिज लवणों के अवशोषण के बारे में ही पढ़ करके रहेंगे। अब इसके बाद पोषक पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। पौधों में पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तक होती है, जो फ्लोएम उत्तक के माध्यम से पोषक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है स्थानांतरित होता है, जिसके संबंध में अलग अलग मत हैं। हम लोग देखें प्रयोग करेंगे। मुंज ने अपने प्रयोग में दो बीकर लिया, बीकर ए और बीकर बी। इसमें फ्लास्क ए रखा, गोल आकार का जो है कांच का गिलास, फ्लास्क ए रखा और दूसरा फ्लास्क जो है बी रखा। ए से बी फ्लास्क को एक ऊपर के तरफ। मुंज ने अपने प्रयोग में दो बीकर लिया, बीकर ए जिसमें फ्लास्क ए रखा, बीकर बी जिसमें फ्लास्क बी रखा। इस बीकर के फ्लास्क ए को सी नली के द्वारा बी फ्लास्क से जोड़ दिया, जिसको जाइलम नलिका से समतुल्यता स्थापित किया, समान बताया। और बीकर बी के अंदर फ्लास्क जो बी रखा था, इस फ्लास्क में चीनी का घोल रखा, इसको चीनी का घोल। ये चीनी का घोल वाले फ्लास्क में एक नली लगा दिया और ये नली से निकाल दिए गए चीनी के घोल को निकासी कर। अब दूसरा क्या है, बीकर से दूसरे बी बीकर से ए बीकर को जोड़ने के लिए डी नली का लगा। ये डी नली दोनों बीकरों को जोड़ते हैं। अब देखा कि जैसे जैसे बी फ्लास्क से चीनी के घोल को बाहर की तरफ निकालता रहा, वैसे वैसे ए फ्लास्क से जल नीचे से ऊपर के तरफ सी नलिका द्वारा ये बी फ्लास्क के तरफ जो है आता रहा, इधर की तरफ बी फ्लास्क। और बी फ्लास्क से चीनी का घोल
क्रमशः ये जो है बी बीकर से होते हुए ए नलिका के तरफ, अर्थात पौधों के जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को जड़ से अवशोषण करके जाइलम उत्तक, जो सी नलिका को माना, इस जाइलम उत्तक के माध्यम से पौधों के पत्तियां जहां पर कार्बोहाइड्रेट या मंड का निर्माण ज्यादा होता है उस भाग तक पहुंचता जाता है, और ये पौधों के पत्तियों से इस फ्लोएम उत्तक, डी नलिका को माना, फ्लोएम उत्तक से यह घुलित हुई अवस्था में उसकी मंड या शर्करा या कार्बोहाइड्रेट इस डी नलिका से पत्तियों से नीचे के तरफ, जड़ के तरफ जो है ये आता है। इस तरह से पौधों के अंदर यह जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक जाना सी नलिका के द्वारा जाइलम उत्तक के भाग, और पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को ये डी नलिका या फ्लोएम उत्तक के द्वारा ऊपर से नीचे जड़ के तरफ जो है यह क्रमशः स्थानांतरित होता है। ऐसे स्थानांतरण पौधों के अंदर एक तरफ जल से जल को खींच करके पत्तियों तक ले जाना और पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को मंड के रूप में घुलित अवस्था में वह नीचे के तरफ जड़ भाग में जो है पहुंचाना, ये जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो है करते रहते हैं, जिसके द्वारा पौधों में लगातार पदार्थों का परिसंचरण जो है होता रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर में आपको ध्यान दीजिएगा, लिखना है जड़ द्वारा जल का अवशोषण को व्याख्या, चित्र सहित व्याख्या को चित्र सहित व्याख्या कीजिए, सहित व्याख्या कीजिए। पहला। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, इसे कहते हैं इसका पौधों में क्या महत्व है। तीसरा रसारोहण, इसे कहते हैं मूलदार को चित्र द्वारा समझाइए। लिख लीजिएगा। चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले टर्म को आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे।